अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सेल्फ बिलीफ आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि याद तो आती होगी, दिल को सताती होगी। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आज क्योंकि मेरा बर्थडे है और मुझे खुशी है कि कल रात से ही आप सबको मेरा बर्थडे याद रहा, मुझे विश कर रहे थे, मेरे स्पेशल डे को और स्पेशल बना रहे थे। और मुझे अच्छा लगता है जब आपको मेरी की गई बातें याद रहती हैं। और मेरे Q&A के बाद से आपको कभी नहीं भूलता कि मेरी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कौन सी बर्थडे आती है और इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेरा बर्थडे कौन से दिन आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी एंड फॉर मेकिंग माई स्पेशल डे मोर एंड मोर स्पेशल। दिल चाह रहा था आपसे बात करने को और खुशी का मौका भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बकरा ईद स्पेशल ही नॉवल आपको सुना दिया जाए। टुडे इज़ अ कंप्लीट नॉवल named as Har Roz Eid Sanam by Rehana Aftab. So let's start it. मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, तुम जो आओ तो ईद हो जाए। अपना आंचल उतार कर जाना, रुख दिखाओ तो ईद हो जाए। तहमास जीजू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रिसीवर कान से लगाए तहमास मोइस का मुंह एकदम से कड़वा हो गया। वालेकुम सलाम, अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। दिल पर जबर करके गोया हुआ। ज़बान कड़वी हो रही थी मगर अल्फाज मीठे ही निकल रहे थे और ये सारा कमाल तहमास मोइस का ही था। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, खिलखिलाता हुआ जवाब था। मुंह का जाविया बुरी तरह बिगड़ गया। अगर पास रिश्ता नहीं होता तो जी भर के भड़ास निकालता और रिसीवर क्रैडल पे पटक देता, लेकिन नई नई रिश्तेदारी आड़े आ रही थी। मौसूफा साली के ओहदे पर 3 माह पहले फाइज हुई थी। अनीहा को बुलाऊं? लहजे में मिठास समो कर गोया हुआ। साथ ही शुक्र अदा किया कि अभी यहाँ वीडियो फ़ोन मुतारिफ नहीं हुआ, वरना वो उसके माथे की लकीरें गिनने लगती तो गिनती भूल जाती। अगर बुला दें तो नवाजिश होगी। साली होने का भरपूर फ़ायदा उठाकर वो शोख लहजे में कह रही थी, ओके होल्ड ऑन। रिसीवर साइड पर रखकर वो न जाने कब तक फ़ोन को गज़बनाक नज़रों से घूरता रहता। तभी अनेहा वक़ार कमरे में दाखिल हुई। साली जी का फ़ोन है आपके लिए। इस सरत से रंग बदला कि गिरगिट भी हैरान रह गया होगा। मुस्कुराते हुए अनेहा ने रिसीवर उठा लिया, साथ ही बैठने के लिए नज़रों ही नज़रों में जगह देने लगी। उसके अंदाज पे हमेशा की तरह तहमास मोइस का दिल उथल पुथल हो गया। वो बेड के सिरे पे ही लेटा हुआ था। सिरक के पीछे हुआ तो वो किनारे पे टिक गई, थैंक्स, और वो उसकी मुस्कुराहट पर ही मर मिटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बच्चों? नॉट बैड बच्चों, एक कॉन्फिडेंशियल है। कहो, मैं हमतन गोश हूँ। तहमास मोइस जैसा जज्बाती बंदा कैसे बर्दाश्त करता कि उसकी नई नवेली हसीनो जमील बीवी किसी की तरफ मतवज्जा हो। बड़े आराम से हाथ बढ़ाकर उसका दायां हाथ थाम लिया। मखरूती उंगलियों को धीरे धीरे सहलाने लगा। मकसद फ़कत उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना था। जबकि मोहब्बत के इस अमल पर अनेहा वक़ार ने उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कुराती नज़र डाली थी। बच्चों, कमिंग हफ्ते को स्कूल वाले पिकनिक पे जा रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। मैंने मामा से बात की तो उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि मैं ख़ुद पापा से बात करूं। बच्चों प्लीज़ आप पापा से बात करें ना, यू नो लास्ट ईयर है स्कूल का। नरमीन का लहजा इल्तिजाया हो गया था। ओके, मैं बात करूंगी पापा से। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नरमीन ने खुशी खुशी फ़ोन बंद कर दिया। अनेहा वक़ार ने हामी भर ली तो समझो कश्ती बीच मंधार में डूब ही नहीं सकती। तहमास मोइस को यह बात शादी के फ़कत 3 माह ही में समझ आ गई थी। तहमास मोइस का शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें दूसरों की नज़रों में ख़ास बनने का शौक़ होता है। 6 फुट से निकलता कद, सुर्खो सफ़ेद रंगत, ऊंची सुतवा नाक, बेहद चमकदार काली घोर आंखें, बिजनेस टाइकॉन। बिलाशुबा उसमें वो तमाम तर खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद थीं जो उसका दिमाग अर्शे मौला पर पहुँचाने में माउन थी। बला का खुद शनास और ख़ुद परस्त बंदा था। जहाँ उसे अपनी कदर कीमत का अंदाज़ा था, खुद आगाही थी, वहीं लोगों ने भी उसे आसमान पर चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी राय पसंद नापसंद सबको मुकद्दम रहती थी और वो अपनी अहमियत पर हवाओं के हम कदम रहता था। मगर शायद ऊपर वाले को उसकी
अदा ज़्यादा न भाई थी। वो ज़िंदगी में एक भौचाल से जा टकराया। उसके दोस्त उस्मान की शादी थी। वो फोटोग्राफी बड़ी शानदार करता था। ब्रैकेट शायद ही कोई शोबा हो जिसे उसने बख्शा था। लोगों की तारीफ व तौसीफ ने उसे हर मैदान में झंडे गाड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो हर फन मौला था कि कोई मुकाबिल दूर तक या बहुत दूर तक ना मिले। उस्मान और उसकी मिसेस की 2-3 स्नैप्स उतार कर वो ज़रा पीछे हुआ था और इरा मुश्कबार सी सदा ने उसे इस सरहद से मुड़ने पर मजबूर कर दिया। बेध्यानी में पीछे हटने की वजह से उसके बूट ने किसी कोमल पैर को कुचल दिया था। गलती की माजरत चाहता हूँ। वो जो वेल मैनर्स के बाइस शोहरत रखता था उस वक्त कैसे बेएहतियाती कर सकता था। ये एक्सक्यूज़ पे अपने पैर का मुआयना करती लड़की सरोकद हो गई थी। पिंक चेहरे पे 2 बेहद हसीन बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ उठी थीं। उन नैनों में कमल की मानंद मचलते मस्कान दहलीज अबूर करके आंखों के पहरेदार बन गए थे। तहमास मोइस का सख्त हिफाजती इंतज़ाम में रखा दिल उसकी आंखों के सामने चोरी हो गया। वो जहाँ का तहाँ रह गया। जो खुद को आयरन मैन कहता था उस नाजुक अंदाम लड़की के आगे मोम की तरह पिघल गया। रास्ता दें। उसकी महवियत पर उसकी सभी पेशानी पर हल्की सी लकीर उभर कर मादूम हो गई। उसके खुश्क अंदाज पर वो हड़बड़ा गया। मूवी मेकर्स के बाइस जगह थोड़ी तंग थी। बायां शाना पीछे की तरफ मोड़कर उसे निकलने का रास्ता दिया। संभल के निकलने पर भी उसका मरमरी बाजू उसके सीने से टच हो गया। वो सरहद से आगे बढ़ गई थी मगर चेहरे की बदलती रंगत उसकी ज़िरक निगाहों से मख्फी न रही। अनेहा, स्टेज पर मौजूद दुल्हन ने होले से पुकारा था। उसे जानने में ज़रा देर न लगी कि ये नाम इस हसीना का है जो अभी अभी उसके दिल पे अपना नक्श सब्त कर गई। अनेहा। उसके लबों ने ज़ेरे लब लफ्ज़ों को छुआ था। फिर वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। फिर कोई मुश्किल ना रही। दुल्हन बनी जायशा से अनेहा के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग के कंप्यूटर में फीड कर चुका था। वो 4 बहनें और एक भाई था। वालिदैन हयात थे। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अनेहा का दूसरा नंबर था जिसने MA जर्नलिज्म किया था। बाकी 2 बहन और भाई उससे छोटे थे। अभी उसकी मंगनी भी नहीं हुई थी। आखिरी इन्फॉर्मेशन तहमास मोइस को मगरूर बना गई। जाहिर है उसे मेरे लिए उतारा गया है। अगले रोज़ वो ममा से अनेहा के मुतालिक बात करने ही वाला था जब उससे पहले ममा ने धमाका कर दिया कि उन्होंने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है। ममा तहमास को और तहमास ममा को कायल करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे कि उनकी मुंतखब करता लड़की ज़्यादा अच्छी है। आबाद और नोबदा दिलचस्पी से बहस सुन रहे थे। बिलाखिर जब दोनों ही नाराज़गी का इजहार करते हुए रुख फेर गए तो पापा ने एडवाइस दी कि दोनों लड़कियां देख लेते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो हमारी बहू बनेगी। चनाचे दोनों फरीकैन को मानते ही बनी। देखिएगा पापा, मेरी पसंद हमेशा की तरह इस बार भी शानदार है और आप सबको मानना ही पड़ेगा, वो फखरिया कह रहा था। जबकि मेरा ख्याल है इस पर ममा की पसंद आपको मात दे देगी, क्योंकि ममा की मुंतखब करदा लड़की को मैंने भी देख रखा है। अगर आप उसे देखते ही अपनी पसंद को ना भूल जाएं तो फिर कहना। नोबदा ने चैलेंज कर दिया। पहले तो वह हैरान रह गया कि आखिर ऐसी कौन सी हस्ती है जिसे देखते ही उसकी पसंद पे आंखें बंद करके कसीदा पढ़ने वाली बहन आज उसे चैलेंज कर रही है। मामा ने अपनी पसंद की हुई बहू की तस्वीर पापा को दिखाई तो पापा तस्वीर देखते ही धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर तहमास मोइस को देखने लगे, जो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। बेटा जी, मेरा ख्याल है तुम हार जाओगे। पापा ने तस्वीर उसे थमाई। कभी नहीं पापा, उसने रऊनत से कहकर एक नज़र तस्वीर पर डाली और अगले ही लम्हे उछल पड़ा। माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने पसंद किया है। अनेहा नाम है ना मामा इसका? मामा ने सर अस्बात में हिलाया। सभी इस इत्तफाक पे काफ़ी महजूज हुए। बिलाखिर तमाम कार्रवाई से गुजर कर अनेहा तहमास मोइस के आंगन में रौनक बखेरने चली आई। तहमास मोइस को
उन दिनों अपना भी होश नहीं था। अनेहा की जुल्फों के पेचोखम में वो बुरी तरह उलझता चला गया। वो बेखुद ही रहता, मगर हनीमून पीरियड से वापसी पर जब सबके लिए लाए गिफ्ट्स दोनों सबको दे रहे थे, तब उसे पहला झटका लगा। शॉपिंग में कुछ चीज़ें अनेहा और कुछ उसने पसंद की थी। अब उसे सकता हो गया था। सब उसकी पसंद को रिजेक्ट करके अनेहा की पसंद को सराह रहे थे। जो कान तारीफ सुनने के आदी हो गए थे, अब वही अपने तहफ़ों को सो सुनकर नीम पागल हो रहे थे। फिर तो जैसे अनेहा उसके घर पे काबिज हो गई। पहले हर काम में उसकी बात को अव्वलियत दी जाती थी और अनेहा ने एक झटके में उसकी जगह हथिया ली। अब सुबह शाम वो एक ही नाम की तकरार मुख्तलिफ अलकाबात मुख्तलिफ हवालों से सुनने लगा था। बहू आज क्या पकेगा, बहू घर पर फलां पेंट कैसा रहेगा, बहू मिसिस खुराना को शादी की सालगिरह पर क्या गिफ्ट दें, भाभी मैं पीच कलर पहन लूँ, ओवर तो नहीं लगेगा, भाभी मैं कौन से बुटीक से कपड़े खरीदूँ, कपड़े दर्जी से आपको सिलवाने हैं, आपकी एम्ब्रॉयडरी कमाल की होती है, भाभी आजकल कौन सी नई फिल्म आई है, मैं ब्लैक जीन्स पर रेड शर्ट पहन लूँ, छिछोरा तो नहीं लगूंगा। ऐसी और इस जैसी बेशुमार बातें उसके गुनाहगार कान रोज़ सुनते और वो अपने घर वालों के अतवार देख के हौलने लगता। सिर्फ घर वाले क्या, रिश्तेदारों और उसके हल्का अहबाब तक ने अनेहा को सराहा था। कल तक जो लोग उसकी पर्सनालिटी, उसकी मुनफरिद ड्रेसिंग, उसके स्टाइल, रख रखाव, वक़ार को डिस्कस करते थे, अब उन्हीं लोगों पर अनेहा का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। इसी पर बस नहीं, शायद ही कोई दिन ऐसा इन 3 माह में नहीं आया था जब उसके मैके से फ़ोन न आया हो। छोटी से बड़ी बात तक के लिए उसकी खिदमत ली जाती थी। जैसे अभी पिकनिक पर जाने की इजाज़त घर बैठे बाबा से लेने की बजाय नरमीन ने अनेहा के ज़िम्मे लगा दी। तहमास मोइस की जगह कोई और होता तो शायद अपनी बीवी की इस कदरदानी पर नाज़ा होता, मगर उसे लग रहा था धीरे धीरे उसकी शख्सियत पस मंज़र में गायब हो रही है और अनेहा गालिब आ रही है। वो जलने लगा था, हसद करने लगा था अपनी शरीके सफ़र से। कितनी मुज़िका खेज़ बात थी ना। वो चाहता था सब कुछ वैसा हो जाए जैसे अनेहा के आने से पहले था। वो भूल जाए कि वो अनेहा है, याद रहे तो सिर्फ इतना कि वो मिसेस तहमास मोइस है, जिसकी अपनी कोई ज़ात नहीं है। शायद उसका जहन बीमार हो गया था। रोज़ बरोज़ वो अनेहा वक़ार से मुतनफ़र हो रहा था, उससे खिंच रहा था। मगर हैरान कुन बात यह थी, अनेहा की निगाहों की बिजली जिस समय उस पर गिरती, वो सारी मुकाबलाबाजी भूल जाता। याद रहता तो सिर्फ इतना कि वो उससे इश्क करता है। बाबा, जब हद से ज़्यादा रोक टोक होती है तो बगावत का जन्म होता है। लड़कियों को घर की 4 दीवारी में रख के लोग समझते हैं कि लड़की ठीक है, तो ये सोच गलत है। लड़की और स्प्रिंग में कोई फ़र्क नहीं है। इसे जितनी तेज़ी से दबाते हैं वो दुगनी रफ्तार से ऊपर आती है। आज के ज़माने में वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने लड़कियों पर एतबार किया, उनका मान बढ़ाकर उन पर एतमाद किया। ये कहने के बजाय कि अगर हमारी इज्जत पर ज़रा भी हर्फ आया तो जान से मार देंगे। बड़ों को ज़माने की ऊंच नीच समझाकर सिर्फ इतना कहना चाहिए कि तुम हर काम करो, मगर जिससे हमारी और तुम्हारी इज्जत जाए उस काम से कोसों दूर रहो। और औरत तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि कोई उस पर एतबार और एतमाद की चादर डाले, और जब ऐसा होता है तो वो अपने किरदार की खुद मुहाफिज बन जाती है। और मेरी बहनें इन्हीं मुहाफिजों में से हैं। मैं और आप उन्हें बखूबी जानते हैं। अनेहा वक़ार बाबा को कायल कर गई। बाबा ने हामी भर ली कि नरमीन को पिकनिक की इजाज़त दे देंगे। जब अनेहा वक़ार बाबा को समझा रही थी तो पास बैठा तहमास दिल ही दिल में दुआ गो था, अल्लाह करे ससुर साहब इनकार कर दें। साथ ही अनेहा को डांटें कि बीबी शादी हो गई है, अब अपने घर की फ़िक्र करो। फिर बहनों का मान भी टूट जाता, मगर उसकी दुआ के बरअक्स बाबा ने बखुशी जाने की इजाज़त दे दी। अगर अनेहा को खबर हो जाती कि उसका महबूब शौहर उसके बारे में ऐसी सोच रखता है तो शायद उसे छोटा मोटा अटैक यकीनी था, मगर कमाल चालाकी से इस सोच को तहमास मोइस ने अपनी ज़ात के सतून तक मुकीद कर रखा था। अनेहा बड़ी समझदार, बेहद सुलझी हुई लड़की थी। उसका ख़मीर मोहब्बत व खलूस से गुंधा गया था। मोहब्बत करना और मोहब्बतें बांटना उसका दिल पसंद मशगला था। अपनी खिदमत पेश करने को हमा वक्त तैयार रहती थी। वो तसना और बनावट से मुबर्रा थी। तहमास मोइस हर फील्ड में हमा जहद था तो वो भी कुछ कम न थी। तहमास मोइस खुद परस्ती में नाजा रहता था तो अनेहा वक़ार अपनी सलाहियतों से इतनी ही बेखबर नज़र आती थी।
और इसी बेखबरी ने उसकी ज़ात में मकनातीसियत भर दी थी। बिला शुबा दोनों ही एक दूसरे के लिए शेर पे सवा शेर थे। मामा ने फोर्स करके भेजा था कि मौसम बदल रहा है, कुछ शॉपिंग कर लो। अपनी पसंद पर वो उसकी राय ज़रूर लेती और वो दिल में ज़बरदस्त कह के नफ़ी में सर हिला देता, मगर माथे पर शिकन लाए बिना वो अगले सूट की तरफ बढ़ जाती। नोमीदा ने हैंड बैग की फरमाइश की थी। कैसा है ये? नोमीदा जैसी मूडी लड़की के लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? ब्लैक और ग्रे मिक्सचर का दीदा जेब हैंड बैग दिखा के वो उसकी राय ले रही थी। मेरा ख्याल है ये बेस्ट है, देखो क्वालिटी अच्छी है। जल्दी से घसीट के उसने ब्लू कलर का बैग उसे दिखाया। है तो वाकई शानदार, फिर कौन सा लें? वो फितरी सादगी से गोया थी। यही ले लो। नोमीदा मेरी पसंद आंख बंद करके कबूल करती है। लहजा तफाखुर से पुर था, वो ध्यान ना दे सकी। ये भी बहुत हसीन है, बैग की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, ये मैं रख लूँगी। उसने मुफाहिमत कर ली। मैं तो ये लूँगी भाभी। जब नोमीदा ने ब्लैक और ग्रे बैग को दबोच लिया तो तहमास का चेहरा किसी कदर फीका पड़ गया। कोई बात नहीं, ये तुम रख लो, मैं ये ले लूँगी। उसने ब्लू बैग रख लिया। भाभी, ये आपकी पसंद को क्या हो गया? ड्रेस कितने आउट ऑफ फैशन है। याद है पिछले दिनों आपने कितने यूनिक ड्रेस मुझे दिखाए थे? ये क्या उठा लाई? नोमीदा ने तहमास मोइस के लाए सूट परे कर दिए। इन कपड़ों में कौन सा जिंदगी कट जाएगी? मम्मा ने सर्जनिश की। सच बताएं, ये आपने सिलेक्ट किए हैं या सेल्समैन ने पकड़ा दिए हैं? नोमीदा गोया थी और तहमास मोइस गाड़ी की चाबी उठा के बाहर निकल गया। तहमास मोइस को समझना अनेहा वकार को बहुत मुश्किल लगता था। पल भर में वो गिरगिट की तरह रंग बदलता था। उसकी ज़ात का कोई सिरा उसके हाथ नहीं लगता था, जिसे थाम के वो उसके मजाज के मौसमों से वाकिफ़ होती। बज़ाहिर उसके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता व रफ्तगी में बड़ी गर्मजोशी होती थी, मगर फिर एकदम से कभी कभी अजनबी बन जाता। तहमास के सर में दर्द हो रहा था। पेन किलर लेकर वो लेट गया। उसके मना करने के बावजूद वो तेल डालकर उसका सर दबा रही थी। नर्म नर्म उंगलियों की गर्दिश उसे बेहद भली लग रही थी। कैफ सा छा रहा था। इतना काम मत किया करें, आपकी जिस्मानी थकन मेरी रूह को थका देती है। दिलनशी लहजे में वो अमृत रस टपका रही थी। बंद आंखें खोल के उसने बगौर उसे देखा था और फिर बेखुद होने लगा। उसकी निगाहों की लपक ने उसे जकड़ लिया था। कभी कभी मेरा दिल चाहता है तुम्हें उठा के मैं दुनिया के ऐसे जजीरे में ले जाऊं जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो, यानी मैं और तुम। इसी असना में फ़ोन की बेल बजी थी। अनेहा ज़ोर से हंसी। कहीं आपका रकीब तो नहीं? CLI पर नंबर देख के उसके दिल से बेसाख्ता निकला। हाँ, तुम्हारे घर का नंबर है। वो खुश हो रहा था कि आज कज़ा हो गया, तो उसका ख्याल गलत साबित हो गया। हाथ तो गंदे हो रहे हैं, स्पीकर ऑन कर दें। ना चाहते हुए भी उसने स्पीकर ऑन कर दिया। यकायक ही सर में दर्द की टीसें तेज़ हो गईं। बच्चों, मैं मोहतरा बोल रही हूँ, खैरियत तो है? उसकी गैर मामूली आवाज़ पर वो फिक्रमंद हो गई, जबकि उसके लब भिंच गए। वो फ़ोन की तरफ मतवज्जा थी। बच्चों, नरमीन पिकनिक पर गई थी, अब तक उसकी वापसी नहीं हुई। पिकनिक में देर सवेर तो हो ही जाती है, समझाया, लेकिन मम्मा बहुत गुस्से में हैं। नरमीन की खैर नहीं। बिलाशुबा बहनों में बहुत मोहब्बत थी। तुम मामा को बुलाओ, मैं बात करती हूँ। ओके, होल्ड ऑन। अल्लाह करे सासू जी खूब मुरम्मत करे नरमीन की और हमारी जोजा की, और जोजा को तो खूब खरी खरी सुनाए। वो हस्बे तौफीक दुआ गो था। चंद बातों के बाद वो असल बात की तरफ आई। मामा, नरमीन अकेली तो नहीं गई है जो आप परेशान हो रही हैं? स्कूल के मेल फीमेल टीचर्स, उसकी फ्रेंड्स और सामने वाली सुगरा भी तो उसके साथ है, फिर आप फिक्रमंद क्यों हैं? नरमीन आ गई, मोहतरा ने तकरीबन फ़ोन में घुस के इत्तला दी। मकसद दूसरी तरफ मौजूद अनेहा को सुनाना था, और वही हुआ। उसका अंदाज ज़रा बदल गया और बहनों की चालाकी पर तहमास बल खा के रह गया। मामा देखिए, उसे डांटिएगा नहीं, उसकी खुशी मलिया मेट मत कीजिएगा, वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सुन लिया दादी अम्मा, फ़ोन रखो। खुशगवार मूड के साथ मामा ने फ़ोन रख दिया तो वो भी सांस भर के रह गया। काश सासू माँ, आप तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती। थोड़ी देर बाद नरमीन ने अनेहा को थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया था। वो पिकनिक का हाल अहवाल सुना रही थी और तहमास मोइज़ ग्राहम बेल को कोस रहा था। यार, ज़िंदगी बहुत बोर हो रही है। ये बात ने बड़े मज़े से नकल उतारी।
कम से कम तुम तो मत कहो। नमीदा ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ चिढ़ा। वो ढिठाई से मुस्कुरा दिया। खैरियत, फारिग नज़र आ रहे हो? कहीं तुम्हारी एक्स और मौजूदा गर्लफ्रेंड्स ने तुम्हारे खिलाफ जुलूस तो नहीं निकाल लिया? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो ईजी होकर रिमोट से चैनल सर्चिंग कर रहा था। अगर सारी लड़कियां सुन लें कि तुम उनके बारे में कैसी थिंकिंग रखते हो तो अगले दिन सब तुम्हारा बाइकआउट कर दें। परवाह नहीं, वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। बकौल शायर सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। देख रही हैं भाभी, आजकल के लड़के कैसी घटिया सोच रखते हैं। नमीदा ने खामोश बैठी अनेहा को भी घसीट लिया तो इबाद थोड़ा घबरा गया। वो उसकी मौजूदगी से यकसर लाइल्म था। कसूर लड़कों का नहीं, लड़कियों का है। उन्होंने जब खुद को अजरा कर रखा है तो मर्दों को क्या पड़ी है पीछे हटने की। इबाद किसी कदर खिफ़्फ़त का शिकार हो गया। उसकी दर्जनों के हिसाब से गर्लफ्रेंड्स थीं। फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होती थीं। हर दम फ़ोन की बेल बजती रहती थी। जब वो घर पर होता तो फ़ोन ही से चिपका हुआ मिलता। एक घर में रहते हुए अनेहा कैसे लाइल्म रहती। डिनर के बाद सब काफ़ी देर बातें करते रहे थे। फिर नींद गालिब आने लगी तो सब अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। इबाद भी उठने लगा था, तभी उसकी कोई कॉल आ गई। और सिनफ़े नाजुक के अलावा ये कॉल किसकी हो सकती थी? भाभी, आपने क्यों जहमत की? मैंने बशीर से कहा था। अनेहा को कॉफ़ी समेत देख के गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, मग उसके सामने रख के वो सोफ़े पर दोनों पैर समेट के बैठ गई। काउच पर मौजूद सुबह का अखबार उठाकर नज़र दौड़ाने लगी। अंदाज जाहिर कर रहा था तवील नशिस्त का इरादा है। वो उसे देखते इबाद ने खुदा हाफिज़ कह के जल्दी ही जान छुड़ा ली। यूं भी दोपहर को अनेहा की कई बातों ने उसके दिल पर बोझ डाल दिया था। आप पिएंगी भाभी? इखलाक बरता। नहीं भाई, फिर नींद नहीं आएगी। तुम्हारा प्रोग्राम रच चुके का है। बस यूं ही। उसे फील हो रहा था कि वो उससे बातें करने को बैठी है। अखबार का रोल बनाकर बाएं थैली पर हल्के हल्के मारते हुए, हथेली कहना होगा लेकिन यहाँ थैली लिखा हुआ है, बाएं हथेली पर हल्के हल्के मारते हुए उसने असर नो इबाद का जायज़ा लिया। बिलाशुबा वो सिनफ़े नाजुक की नींदें उड़ाने की सलाहियत रखता था और फिर तहमास मोइस का भाई था। इबाद, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। तमहीद बांध रही थी। आपको चंद माह हुए हैं इस घर में आए, मगर आप हमारे घर में रीढ़ की हड्डी की सी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। इसमें 99% आपका कमाल है कि आप कभी हमें गैर लगी ही नहीं। रही इज़्ज़त की बात, तो तहमास भाई की जितनी इज़्ज़त करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त आपकी मेरी नज़रों में है। मैंने आपको भाभी नहीं, बड़ी बहन और माँ की नज़र से देखा है। लहजा सच्चाई से लबरेज था। चेहरे की हल्की सुर्खी ने अनेहा को गिरा कदर मुसरत दी। थैंक्स इबाद, तुम मेरे बारे में इतने खूबसूरत अंदाज में सोचते हो। बहन की निस्बत से अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूँ तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या मैं तुमसे चंद सवालात पूछ सकती हूँ? आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है भाभी, आप जो चाहें पूछ लें। जवाब देना मुझ पर फ़र्ज़ है। उसके इनकसार भरे अंदाज पर इबाद जज्बाती हो गया। सवालात पर्सनल भी हो सकते हैं। वो बात करने से पहले राह हमवार कर रही थी। लोगों के मजाज तो बरसों साथ रहने पे समझ में नहीं आते। वो तो चंद माह की ब्याही थी। उसे ये भी डर था पर्सनल बातें सुनकर अगर वो तिनक मजाजी कर गुजरता तो उसकी अपनी ही नज़र में क्या इज्जत रह जाती। कोई बात नहीं, आप कर सकती हैं। इबाद ने दिल ही दिल में डरते हुए आखिरी सिप लेकर मग साइड पर रख दिया। फिर पूरी दिलजमी से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम अपनी इन मसरूफियात के बारे में बताओगे? इशारा फ़ोन की तरफ था। इबाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। अगले ही पल उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। सामने उससे छोटी नमीदा नहीं थी जिसे चिढ़ा कर गुजर जाता, बल्कि सामने वो हस्ती थी जिसकी इज्जत वो खुद पर वाजिब समझता था। उसके झुके सर को देखते वो गोया हुई। तुम MBA कर चुके हो, माशाल्लाह खूब रूह हो, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, ख़ानदान, नाम, सब कुछ A1 है। फिर तुम्हारी ये हॉबी तुम्हारी ज़ात पर बदनुमा दाग की तरह है। क्यों भाभी? मैं जानती हूँ लड़कियाँ तुम्हारी तरफ खुद बढ़ती हैं। मैंने दोपहर को कहा था ना कि लड़कियों ने खुद को अजरा कर लिया है, तो बेजा नहीं कहा था। अच्छा चलो ये बताओ, तुम किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ सीरियस हो? क्या तुम उनमें से किसी को भी लाइफ पार्टनर के लिए मुंतखब कर सकते हो? वो जांचती नज़रों से उसकी झुकी निगाहों को देख रही थी। यकीनन नहीं। डोंट माइंड के मर्दों की नेचर है, वो लाख करप्ट हों, शरीक सफ़र के लिए उनका इंतखाब अनछुई कली ही होती है जिस पर किसी नज़र की गर्द भी ना पड़ी हो।
आई एम रॉन्ग? नो, उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। जितनी लड़कियों से तुम्हारी फ्रेंडशिप है, मैं मानती हूँ ज़्यादातर तुम्हारी तरह टाइम पास कर रही हैं, लेकिन खेल ही खेल में लड़कियाँ सीरियस हो जाती हैं। लड़की किसी भी तबके की हो, बेपाक हो या शर्मीली, अंदर से सब एक जैसी होती हैं। जज्बाती, चाहे जाने की ख्वाहिशमंद, सराहे जाने की आरज़ूमंद। उनसे नहीं खेलते अभी, ये कत्ले अमद है। तुमने कभी उन लड़कियों की तरफ पलट कर देखा जो अब एक्स के खाने तक महदूद हो गई हैं? लड़कियां अज़ल से मोहब्बत नामी चीज़ से हारती चली आई हैं। लड़कियां प्लेटफॉर्म की मानद हैं जिसमें तुम मर्द पल भर ठहरते हो और फिर निकल जाते हो, और प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह मौजूद रहता है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी पल भर की रफ़ाकत ने किसी की सारी हयात को गहन लगा दिया? इबाद की शर्मसार निगाहें झुकी हुई थीं। उसे अच्छी तरह याद था उसकी एक्स फ्रेंड ने किसी और से शादी करने से इनकार करके उसका नाम लिया था, और उसके पीछे हट जाने पर उसने सुसाइड की कोशिश भी की थी। सद्दे शुक्र कि उसकी ज़िंदगी बच गई और फिर वो चली गई। इबाद ने भी सुकून का सांस लिया, क्योंकि ये तो तय था कि वो टाइम पास कर रहा था, और अब अनेहा की बातें उसे अर्के नदामत में डिबो रही थीं। सरजनिश तो उसे घर में सभी करते थे, मगर अनेहा वकार के हलीम लहजे में न जाने क्या बात थी कि वह नदामत की अमीक वादियों में उतरने लगा। हम सबको कातिबे तकदीर ने जोड़े की शक्ल में उतारा है। हम अमानत हैं दुनिया में एक अनदेखे अनजाने शख्स की। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अमानतदार को अमानत जूं की तूं पहुँचाएँ, अपने जज्बातों एहसासात के अमीन बन जाएं, खाइन न बने, अपने लफ्ज़ों की गैरों में बेकदरी न करें। अनेहा वकार स्वभाव से कतरा कतरा लफ्ज़ उसकी समात में उंडेल रही थी। इस दुनिया के किसी न किसी कोने में एक लड़की तुम्हारे नाम पे बैठी है, जो तुम्हारी साथ, तुम्हारी मोहब्बत की असल हकदार है। प्लीज़ भाभी, लीव इट। ये बात शर्मसारी से हाथ मसल रहा था। मेरा मकसद तुम्हें शर्मसार करना नहीं था अभी। नहीं भाभी, आपने तो मुझे मेरे एहसास को बेदार किया है। आपने मुझे बहुत से दिलों की आह से बचा लिया। वो असहद ममनून था। थैंक्स, तुमने मेरी बात समझ ली। अनेहा वकार के चेहरे पे सुकून फैल गया। मिसेस, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? तहमास मोइस वाइट नाइट ड्रेस में चला आया। ये इतनी रात को तुम अपनी भाभी को कौन सी कहानी सुना रहे हो? वो इबाद की तरफ मुड़ा। कसम ले लें जो मैंने चंद जुमलों के अलावा कुछ कहा हो। कहानी तो भाभी सुना रही थी, वो भी सबक अमूज़। क्यों भर जाई? इबाद शौकी से गोया था। अनेहा मुस्कुराते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई। ओके, गुड नाइट। इबाद जीने की तरफ मुड़ गया। तुम खुद चलोगी या उठा के ले चलूं? करीब आकर सरगोशी की। अंदाज बेहद शरीफ था। उनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्सा थी। वो झींक गई। उसके वजूद के गिर्द बाजू फैलाए वो उसे लिए जीने की तरफ बढ़ गया। इबाद की उस एक्टिविटी से चश्मपोशी पर सभी पहले तो हैरान हुए, फिर सब ने अप्रिशिएट किया, और इबाद अनेहा के मज़ीद करीब आ गया। वो इबाद जो पहले हर मामले में तहमास से हदायत लेता था, उसने बड़ी आसानी से उसकी जगह अनेहा को दे दी। तहमास मोइस की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बीवी पाकर बेतरह खुश रहता, जिसने उसे घरेलू चपकलिश से बचा रखा था। सास नंद से कोई मार्का नहीं होता था। सब हम साथ साथ हैं कि अमली तफसीर नज़र आते, मगर दिन ब दिन मोइस के दिल में ये एहसास कवी हो रहा था कि अनेहा ने उसकी शख्सियत को मसख कर दिया है। अनेहा तहमास मोइस के साथ बिजनेस पार्टी में मधु थी। भड़कीले लिबास और शार्प मेकअप से इज्तनाब करके उसने वाइट साड़ी ज़ेबतन की थी। ब्लाउज़ पे वाइट नगों और घुंघरुओं ने मलबूस की दिलकशी को कई चांद लगा दिए थे। लाइट मेकअप में वो हर एक की मंजूर नज़र आ रही थी। उसके अखलाक व अतवार की सभी तारीफ़ कर रहे थे। वो मर्दों से भी गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन एक हद में रहकर, और उसके गिर्द दायरे को देख के मर्द ही ज़्यादा सराह रहे थे। यूँ भी मर्दों को तो उन्हीं चीज़ों में अट्रैक्शन महसूस होती है जो नज़र के सामने रह के भी दूर लगें। शौमई किस्मत के अनेहा का कोई यूनिवर्सिटी फ़ेलो टकरा गया। अनेहा की मज़ीद मदाह सराई ने तहमास मोइस को अच्छा खासा चराग पाक कर दिया, मगर उसके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। वो रकाबत के एहसास से सुलग रहा है। उसे कोफ्त का सामना था। आज तो उसकी खुद सताई भी
अरूज को छू रही थी, पर उसकी खबर तो साथ खड़ी अनेहा को भी नहीं थी। आजकल की पार्टीज में तो आधी रात बीत जाती है। तहमास मोइस ने गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखा। आंखें मूंदे सर सीट से लगाए किसी मुसव्विर का शाहकार नजर आ रही थी। हस्बे मामूल वो हुस्न की बिजलियों में घिर गया। आज बड़ी तारीफें समेटी तुमने। लहजा आम ही था। सभी चेहरे पर थकन की हल्की सी रमक उसे बेहद भली लगी। उसने आंखें खोल दी और सीधी हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, नामहरम के मुंह से तारीफ सुन के एहसास गुनाह बढ़ जाता है मेरा। तारीफ तो वही मन को भाती है जो लफ्ज़ महरम के लफ्ज़ों से निकलें। आपकी तारीफ मेरी रूह को शाद कर देती है। उसे बगौर देखते वो मखमूर लहजे में कह रही थी। तहमास मोइस की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो बीवी की इस सोच पर निसार हो जाता, मगर उसे मवासने से फुर्सत मिलती तब ना। सबने मेरी तारीफ की, लेकिन आपने नहीं की। दरोग गोई से ज़रा कम काम लो। तैयार होने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। अब झूठ बोल के एहसास गुनाह नहीं हो रहा है। धोखा देने में तो वो माहिर हो चुका था। वो मुस्कुराती। तुम जादूगरनी हो, पूरी तरह काबू कर लिया है मुझे। मफहूम जो मायनी था। उसकी चाहत में सरशार हंसती। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना शुरू हो गया था। ज़िंदगी आम डगर से हट गई थी। सहरी, अफ्तार, रोज़ा, नमाज, तरावी, इन सब चीज़ों ने ज़िंदगी में एक लहर दौड़ा दी थी। ससुराल में उसका पहला रमज़ान था, मगर वो यूँ हर काम निपटाती जैसे बरस हा बरस से इस घर के अमूर सरअंजाम देती आ रही हो। ईद की शॉपिंग भी धड़ाधड़ हो रही थी। अनेहा और नुमीदा शॉपिंग से लौटी तो सबको शॉपिंग दिखाने लगी। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? वो सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी, मगर अपने लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में तहमास मोइस का हैरान होना बचा था। नहीं, क्यों? क्योंकि आप जो हैं, मैं ईद के दिन वही जोड़ा पहनूंगी जो आप खुद मेरे लिए लाएंगे। अगर मैं ना लाऊं फिर? मोहब्बत भरी फरमाइश पर छेड़ा। फिर बहुत बुरी गुजरेगी आपकी ईद। प्यार भरी धमकी थी। उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वो इबादत को सर बस जूद होता तो उसे लगता उसकी इबादत बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी। वो खुद को जहनी तौर पर बीमार तस्वुर कर रहा था। अनेहा के वालिहानापन पर कभी कभी उसे बेहद नदामत होती थी। अगर वो जान जाती कि वो उसके बारे में किस अंदाज में सोचता है तो क्या न गुजरती उस पर। उन्हीं दिनों नमीदा के लिए अयास का प्रपोज़ल आया था। अनेहा ने सुना तो साफ इनकार कर दिया। तहमास मोइस तो गोया भरा बैठा था। जब्त की तनाबें उसके हाथ से छूट गई। तुम्हें क्या हक पहुंचता है इनकार करने का? उसका ठंडा ठार लहजा अनेहा को जहाँ का तहाँ कर गया। सब उसके अंदाज पर दंग रह गए। उसका ये अंदाज कभी किसी ने नहीं देखा था, वो भी अनेहा के लिए। तहमास को इस बात की परवाह नहीं थी कि अयाज उसका दोस्त है। उसके चराग पाहोने की वजह अपनी बात रद्द होना थी। अनेहा की कुशादा आंखें मज़ीद कुशादा हो गईं। उसने भी तहैया कर रखा था आज इन निगाहों के जाल में फंसकर बेबस नहीं होगा। उसके अंदर का खुद परस्त मर्द कीना तोज़ निगाहों से अनेहा वकार के हैरान परेशान चेहरे को तक रहा था। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इस घर में रुखसत होकर तुम आई हो, मैं नहीं। मेरे माँ बाप बहन भाई सब तुमने हथियार लिए हैं। कल तक जो लोग मेरी बात को हरफ आखिर समझते थे, आज उनकी निगाहों में तुमने मेरी जगह हथियार ली। मैके के प्रॉब्लम ससुराल में बैठकर हल करती हो। जब उस घर के कारखाने तुम्हारे बगैर नहीं चल रहे थे तो तुम्हें शादी की ज़रूरत ही क्या थी? मैके में बैठ के हल करती रहती प्रॉब्लम्स। मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? जहनी सुकून छीन लिया है मेरा। तुमने तहैया कर रखा है मेरी मुकाबलाबाजी का। मगर याद रखो, ये कोई पिकनिक स्पॉट, कोई परफ्यूम या कोई सूट नहीं है जिस पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। नुमीदा की शादी अयाज से ही होगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो शौक से मैके जा सकती हो। लंबे लंबे डग भरता वो जीने की तरफ मुड़ गया। मामा उसके पीछे गई थी। पापा घर में नहीं थे। इबाद और नुमीदा के लिए भी तहमास का ये रूप शॉकिंग था। हैरत को रफा दफा करके उसके दिलजोई को वो करीब आ गए। फटी फटी आंखों से वो वहीं देखती रही जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा संगबारी कर रहा था। भाभी प्लीज़ चेयर अप। अयाज भाई के फ्रेंड हैं, इसलिए वो आपसे मिसबिहेव कर गए। आप दिल पे मत लीजिएगा। इबाद शर्मसार लहजे में उसे समझा रहा था। भाभी आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? प्लीज़ कुछ बोलिए। उसकी खामोशी पर नुमीदा खोल उठी और वही हुआ। उसके हाथ लगाते ही वो भरभरी मिट्टी की तरह ढह गई। नुमीदा की चीख से हवास पाख्ता इबाद के मुंह से भी चीख निकल गई।
مما تہماس کے پیچھے اس کی خبر لینے گئی تھیں، اس کی چیخ پر دہل گئی۔ مما کے ساتھ تہماس معیز نے بھی دھڑا دھڑ زینے کی سیڑھیاں عبور کی تھیں۔ یا اللہ خیر! انیہا وقار کا سر نمیدہ کی گود میں دیکھ کے مما فوراً لپکی۔ تہماس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں مما، ہم بھابھی سے ایکسکیوز کر رہے تھے، میں نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو نمیدہ اشک بار تھی۔ مما اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھیں۔ عباد نے ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ اپنے چہرے پر اٹھتی سب کی نظریں اسے مورد الزام ٹھہراتی لگ رہی تھیں۔ یہ شاکڈ ہیں، کس بات سے ہوا ہے یہ سب؟ ڈاکٹر پوچھ رہا تھا اور سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کاٹن میں دوائی بھگو کے ڈاکٹر نے ناک میں کاٹن نچوڑ دیا۔ چند سیکنڈ تک نتھنے سختی سے دبا کے چھوڑ دیا۔ اس کے سر کو 2-3 جھٹکے لگے اور ساتھ ہی لبوں سے آہ نکلی۔ تہماس! پھر وہ غافل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے سکون کا انجیکشن لگا کے دوا کی لسٹ پکڑا دی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا چند گھنٹوں بعد خود جاگ جائے گی، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سب کے چہروں پر تفکر کا سایہ تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا بھائی؟ جس کے باعث بھابھی ان حالوں کو پہنچی۔ آپ کو ایاز بہت عزیز ہے تو آپ بھابھی سے انکار کی وجہ تو پوچھ لیتے۔ بھابھی انکار نہ کرتی تو میں کر دیتی۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ نمیدہ کی تیز آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ تمہیں انیہا سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا تہماس۔ مما افسردہ انداز میں گویا تھی۔ آپ سب اور آپ کی بہو ٹھیک ہے، میں ہی غلط ہوں۔ وہ چڑ گیا۔ ہاں، نمیدہ نڈر انداز میں بولی۔ نومی مت بھولو کہ تم اپنے بڑے بھائی سے مخاطب ہو۔ اسے غصہ آ گیا۔ نہیں ہیں آپ میرے بڑے بھائی، میرا بڑا بھائی جو تھا وہ تو کہیں کھو گیا۔ آپ تو رقابت کی آگ میں جلنے والے انسان ہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں۔ نمیدہ کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ عباد نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بھابھی نے کیوں انکار کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ اس کے لب بھیج گئے۔ ایاز کا ہمارے کالج میں ان گنت لڑکیوں سے افیئر چل رہا ہے۔ ہیروئن سمگلنگ اس کا سائیڈ بزنس ہے۔ نت نئی لڑکیوں کو استعمال کرنا اس کا پیشہ ہے۔ کئی بار اس نے میرا راستہ روکا۔ میں پاپا اور آپ دونوں سے یہ بات شیئر نہ کر سکی کہ یقیناً خون خرابہ ہوتا۔ میں نے بھابھی سے شیئر کیا تو وہ میرے ساتھ کالج گئیں۔ انہوں نے ایاز کو سمجھایا، برا بھلا کہا، مگر وہ مسلسل دھمکی دیتا رہا۔ کہیں وہ مجھے کڈنیپ نہ کر لے، اس خیال سے بھابھی نے کہہ دیا کہ ناجائز ذرائع سے عورت کو حاصل کرنے والا مرد نہیں ہوتا۔ یہی بات باعث سے فائدہ بھی رہی اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے کڈنیپ نہیں کروایا، ورنہ وہ کر گزرتا۔ ایک دن اس نے حد سے زیادہ بدتمیزی کی تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تب اس نے دھمکی دی کہ مجھ سے شادی کر کے وہ میری زندگی جہنم بنا دے گا۔ بھابھی نے چاہا کہ وہ آپ کو مطلع کریں، مگر میں نے انہیں روک دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ غیرت میں آ کر کچھ کر بیٹھیں۔ پھر ایگزام بھی ہو گئے۔ اس کے ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا، مگر اس نے چالاکی سے آپ سے دوستی کی اور اب پروپوزل بھیج دیا۔ آپ بتائیں، بھابھی نے انکار کر کے غلط کیا؟ کیا اب بھی آپ میری شادی ایاز سے کریں گے؟ دونوں حقیقت جان کے بونچکا کے رہ گئے تھے۔ اس کی شرمسار نظریں جھک گئیں، مٹھیاں بھیج گئیں۔ خدا نخواستہ تم کو کچھ ہو جاتا تو؟ کیوں چھپائیں تم نے ہم سے یہ باتیں؟ عباد خفا ہوا۔ مما آپ کو خبر تھی؟ ان دونوں نے کل بتائی ہیں مجھے ساری باتیں۔ انجیکشن کے زیر اثر وہ ابھی تک دنیا و مافیا سے غافل تھی۔ پاپا سے سب نے اصل بات چھپا لی۔ یہی بتایا گیا کہ کمزوری کے باعث چکر آ گیا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں تہماس، تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا؟ معصوم بچی پر تم نے کیسے کیسے بہتان لگائے؟ تمہارے پاپا کبھی ای میل لکھوانے یا دوسرے کام کے لیے تمہارا انتظار کرتے تو انیہا آگے بڑھ کے وہ کام خود کر دیتی، یہ کہہ کر کہ پاپا تہماس تھکے ہوئے ہوں گے، وہ بیٹے ہیں تو میں آپ کی بہو ہوں، لائے میں کر دوں۔ ایک بار میری دوائی لانا تم بھول گئے تو اس نے یہ ذمہ داری یہ کہہ کے اپنے ذمہ لے لی کہ تہماس بزنس میں الجھے رہتے ہیں۔ گھریلو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے میں ہوں نا، تمہیں ریلیف دینے کے لیے اس نے ہر ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں سمجھتی تھی میرا بیٹا عام مردوں سے مختلف ہے، مگر یہ میری بھول تھی۔ تم بھی انہی مردوں میں سے ہو جو بیوی کی شخصیت کو کچل کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جس عورت سے اس کا نام و نمود چھین رہے ہو، اسی عورت کی کوکھ سے تمہاری نسل چلے گی؟ تمہارے بچے کی تربیت وہی بے نام و نشان عورت کرے گی؟ جس عورت کے پاس اپنی ذات کا مان نہ ہو، وہ عورت اپنے بچے کو دے ہی کیا سکتی ہے؟ افسوس کہ تم جیسے مرد سوچتے نہیں۔ انیہا لاکھوں میں ایک ہے، کبھی اس نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، ہر بات مجھ سے کہتی ہے۔ مما، میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو مجھے فوراً سرزنش کر دیجیے گا، دل میں مت رکھیے گا، بات دل میں رکھنے سے دلوں میں دوری آ جاتی ہے۔
تم نے میکے خطانہ دیا۔ ایک لڑکی خونی رشتوں کی قربانی دے کر نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے، پرائے گھر کو اپنے خون سے سینچتی ہے، بجائے اس کے کہ تم اسے اتنی محبت دو کہ وہ خونی رشتوں کے لیے اداس نہ ہو۔ تم مر چاہتے ہو کہ لڑکی بھول جائے کہ اس کا کوئی میکا ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں۔ کتنے خود غرض ہوتے ہو تم مرد۔ تمہاری بھی تو بہن ہے، کل کو اس کی بھی شادی ہو جائے گی تو تم بھول جاؤ گے اسے، یا یہ ہمیں فراموش کر دے گی؟ جس آنگن میں گر کے چلنا سیکھا ہو اسے فراموش کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر تم مرد عورت کے جذبات سمجھنے کی کوشش کرو تب نہ۔ مما لفظوں کے جوتے تابڑ توڑ مار رہی تھی، اس کی شرمسار نظریں اوپر اٹھ نہیں رہی تھیں۔ کب تک پڑی رہے گی یہاں؟ کمرے میں لے جاؤ۔ مما گویا ہوں، اس کا غافل وجود باہوں میں سمیٹے وہ زینہ طے کر رہا تھا، نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ سیدھا ہوتے ہی نگاہ اس کے سفید چہرے پر جم گئی، چند لمحوں ہی میں خون چہرے سے غائب ہو گیا تھا۔ اچھی لڑکی، میں واقعی خود پرستی کا مارا انسان ہوں جو کبھی تمہاری والہانہ محبت کو سمجھ نہ سکا۔ ہمیشہ تم سے موازنہ کرتا رہا، مگر اب سب ٹھیک ہے، تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ۔ کوہنیوں کے بل اس کے وجود پر جھک آیا۔ تھوڑی دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کی گہما گہمی مفقود تھی۔ اس نے بے دلی سے سحری کی۔ سب انیہا کے وجود کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ خود سب کی پلیٹیں بھرتی رہتی تھی اور سب نخرے کرتے تھے، اسپیشلی تہماس، اور وہ پیار بھری جھاڑ پلاتی تھی۔ آج وہ خالی پلیٹ کو تک رہا تھا اور اس کی مخصوص چیئر کو۔ تم سچ مجھ پر قابض ہو گئی ہو ہنی، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بن۔ تم ہی تو ہو جس نے مجھے چاہے جانے کی لذت میں سر تاپا بھگو دیا۔ محبوبہ بیوی بن جاتی ہے، مگر بیوی محبوبہ کیسے بنتی ہے یہ مجھے تم نے سکھایا ہنی۔ میرا نام نہاد وجود پاش پاش ہو گیا ہے۔ دراڑ تو تم سے پہلی ملاقات میں ہی پڑ گئی تھی، مگر میں خود سے لڑتا رہا، خود کو جھٹلاتا رہا۔ میں جو خود کو اسپیشل سمجھا تھا، جو اپنی محبت میں مبتلا تھا، خود سے اقرار کرتے ڈرتا تھا کہ تم سے مل کے میں نہیں رہا۔ مجھے اپنی انا کی جیت مقصود تھی، تبھی میں چاہتا تھا تم مقابلہ بازی نہ کرو، مگر تم تو انجان تھی نا۔ اب بھی انجان رہتی تو کتنا اچھا ہوتا، کم از کم اس حالت کو تو نہ پہنچتی۔ بند پلکوں پر نظریں جمائے اس کی ہتھیلی کو ہولے ہولے دباتے وہ بے آواز گفتگو کر رہا تھا۔ راتوں رات ہی عباد ایاز سے ملنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کے گھر فون کیا تو بڑی اچھی خبر ملی کہ ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہوئے وہ ہانگ کانگ میں پکڑا گیا ہے۔ اس خبر سے سبھی کو مسرت ہوئی۔ تہماس معیز کا بازو اس کے وجود پر دراز تھا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھتے اسے سینے پر بھاری پن کا احساس ہوا۔ اس کے وجود کی موہوم سی جنبش سے تہماس نے بازو ہٹا کر از سرِ نو جائزہ لیا۔ پانی، وہ غنودگی میں بڑبڑائی تھی۔ روم فریج سے جوس کا جگ نکال لایا، گلاس میں جوس انڈیلا، گردن کے پیچھے ہاتھ دے کر اسے سہارا دے کے بٹھایا، پھر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ سحری کا وقت نکل گیا۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا کے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وقت نکل گیا ہے، تم پی لو۔ نہیں، میں بنا سحری کے روزہ رکھ لوں گی۔ اس کا گلاس والا ہاتھ پرے کیا۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تندرست ہو، پی لو، شاباش۔ اس نے گلاس لبوں سے لگا دیا۔ ناک میں ڈالی گئی دوا کے باعث اسے حلق تک میں کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں یقیناً روزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے جوس پی گئی۔ گلاس دوبارہ بھر کر تہماس نے اس کے لبوں سے لگا دیا اور نہیں، تیسرا گلاس تیار کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بڑی اپنائیت سے اس کی طرف دیکھا۔ استفسار کر رہا تھا۔ آنکھوں میں شرمندگی ہلکورے لے رہی تھی۔ بے ہوشی سے پہلے کا منظر یاد آیا تو اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ آگ برساتا لہجہ دھیان میں آیا تو خاموشی سے اس کا بازو اپنی پشت سے ہٹا گئی۔ ہنی، تہماس معذرت کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سپاٹ انداز میں گویا ہو کر رخ موڑے لیٹ گئی۔ بیگانے انداز پر تہماس معیز ہاتھ ملتا رہ گیا۔ 27ویں کی شب سب نے عبادت میں گزاری۔ سب کے منع کرنے کے باوجود اس نے روزہ رکھ لیا، یہ اطمینان دلا کر کہ وہ اب فٹ ہے۔ اس نے پچھلی شب کی بدمزگی کو فراموش کر دیا تھا۔ سب سے پہلے کیسے انداز میں مخاطب تھی علاوہ تہماس معیز کے؟ خود سے تو اسے مخاطب کرنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ مخاطب کرتا تو جواب دے دیتی، لیکن جہاں صفائی دینے کو پر تولتا وہ اجنبی بن جاتی۔ تہماس سخت مشکل میں تھا۔ مما کی ڈانٹ پھٹکار، اوپر سے انیہا کا اجنبی انداز اسے مشکل سے دوچار کر رہا تھا۔ مسجد سے چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا۔
नोमी जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब बाजार चलेंगे, तहमास गोया था। भाभी को भी? बिल्कुल, उसके बगैर क्या मज़ा आएगा। दिलकशी से मुस्कुराया। सॉरी भाई, उस दिन। उसकी शर्मसार नज़रें ज़मीन पर गड़ी थीं। उसने आगे बढ़ के उसके झुके सर पर हाथ रख दिया। डोंट वरी सिस्टर, भाभी के लिए तुम्हारा जज्बाती अंदाज़ मुझे अच्छा लगा, वरना मैं तो सोचता था तुम मेरी बीवी से दिन रात लड़ोगी। इतनी अच्छी भाभी से भला मैं क्यों लड़ूं? हमें खुशी है भाई कि आपके तवस्सुत से हमें इतनी अच्छी भाभी मिली। उन्हें खुश रखिएगा हमेशा भाई। फ़िलहाल तो उसे बाज़ार चलने के लिए राज़ी करो। एक मुहिम उसके सपुर्द की। उसका मूड कतन नहीं था, मगर नोमीदा के इसरार पर तैयार होना पड़ा। वाइट सूट में तैयार होकर आई तो इबाद और नोमीदा गाड़ी की पिछली नशिस्त संभाल चुके थे। ड्राइविंग सीट पर तहमास मोइज़ को देख के पिछली नशिस्त की तरफ बढ़ी, मगर इबाद और नोमीदा ने फ्रंट सीट पर धकेल दिया। बिंचे लब के साथ रुख मोड़े वो ग्लास से बाहर देख रही थी। ला ताल्लुकी के इजहार पर तहमास मोइज़ के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके लबों की मुस्कुराहट और पीछे दोनों शैतानों की दबी दबी हंसी इग्नोर करके उसने नज़रें जलते बुझते साइन बोर्ड पर मरकूज कर दी। उसने जैसे ना बोलने की कसम खा ली थी। गाड़ी अनेहा के घर के बाहर रुकी। भाई यहाँ? सालियों के बगैर चांद रात का क्या मज़ा, बेसाख्ता बोला। तहमास के हॉर्न देने पर मोहतरा और नरमीन भागी चली आईं। तो इन्हें पहले ही तैयार कर रखा था। तहय्युर को रफ़ा दफ़ा करके उसने लंबी सांस ली। दोनों बैक सीट पर जम गई थीं। मामा दरवाजे तक आईं। बहनों की मौजूदगी में उसने मूड दुरुस्त ही रखा। बाज़ार में हल्ला गुल्ला करते चाट, दही बल्ले, हलीम, फालूदा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाते पीते आखिर में सब चूड़ियाँ पहनने को तैयार थीं। आप चूड़ियाँ नहीं पहन रहीं? इबाद अलग थलग खड़ी मोहतरा के करीब आके गोया हुआ। पैक करवा ली हैं, घर जाकर पहन लूँगी। लोगों के जमगफीर को देखते गोया थी, यहाँ क्यों नहीं? ये इतनी सारी खवातीन तो चूड़ियाँ पहन रही हैं। हैरानी का मुजाहरा हुआ। यहाँ जितने हजरात ये नेक काम कर रहे हैं उनमें से कोई मेरा महरम नहीं है। मेरी कलाई थामने का हक सिर्फ मेरे महरम को है। मैं हर ऐरे गैरे को यह हक नहीं दे सकती। बच्चों कहती हैं हम दुनिया में किसी अनदेखे शख्स की अमानत हैं। मैं खाइन नहीं बनना चाहती। बड़े एतमाद से सर उठाए मुफस्सिल जवाब से बोली थी। इबाद यकटुक उसकी घनी पलकों को देखते गया। पल भर में एक खूबसूरत ख्याल ने दिल को घेरे में लिया। अंदर कुछ अनोखे रंग छूट पड़े थे। फिर लाएं, ये चूड़ियाँ मैं पहना दूँ। मोहतरा आंखों में तहय्युर लिए उसे बगौर देख रही थी। मुझे लगता है मैं ही आपका महरम हूँ, शोखी से बोला। पहले तो वह हैरान हुई, फिर बेसाख्ता लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर इजाज़त है? पहले डंके की चोट पर सहरा बांध के आएँ, फिर इजाज़त मिलेगी। वो अनेहा के पीछे हो गई और इबाद मुस्कुराकर अनेहा के कान में कह रहा था, भाभी मुझे लगता है मोहतरा आपकी देवरानी बनने वाली है। हैं? वो हैरान रह गई। भाई कहीं हम दोनों की डोलियाँ अल्लाह ने एक ही घर में तो नहीं उतारी? उसने तहमास मोइज़ को भी घसीट लिया। तुम्हारे बारे में मशकूक हूँ, मगर अपने बारे में कंफर्म हो चुका हूँ। जवाबन उसने भी शौकी का मुजाहरा किया। उनके कहकहों से अनेहा और मोहतरा तो झींक गईं, जबकि नोमीदा और नरमीन एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। मोहतरा और नरमीन के साथ सब उतर गए। मामा डिनर पर आप सब मदऊ हैं। मामा के करीब बैठा गोया था। हमेशा ही वो अच्छी तरह मुखातिब होता था, मगर आज अंदाज में जो बेसाख्तगी और मोहब्बत झलक रही थी उसे हैरानी थी। चाय पी कर सब उठ गए। अनेहा के कदम भारी हो रहे थे। अब तक सारी ईद उसने इस आंगन में अपने बहन भाइयों के साथ मनाई थी। अब पहली ईद उसे ससुराल में मनानी थी। तहमास की नज़रें उसी पर थीं। उसकी दिली हालत से वो आगाह हो गया था, तभी उसके वजूद को हसार में लेकर कदम बढ़ा दिया। सब ने लाउंज में डेरे जमा लिए थे। इबाद और तहमास टीवी खोले म्यूज़िकल शो देख रहे थे। ममा मुलाजमा से कल के लिए काम करवा रही थी। वो नोमीदा को मेहंदी लगा रही थी। खुद उसका मेहंदी लगाने का मूड नहीं था, मगर ममा की डांट सुनकर लगानी पड़ी। नोमीदा कहती रही कि मेरी मेहंदी सूख जाए तो मैं लगा दूंगी, मगर उसे डिज़ाइन मेहंदी पसंद नहीं थी। सो हथेली के बीच बताशा बनाकर उंगलियों के ऊपरी हिस्सों में मेहंदी लगा ली। जल्दी भी लगता था और खूबसूरत भी लगता था।
خود سے سیدھے ہاتھ پر مہندی نہیں لگی تو وہ تھک کر کون پھینکنے لگی۔ تبھی اس کے مقابل بیٹھتے طہماس معیز نے کون کے ساتھ اس کی ہتھیلی بھی تھام لی۔ عباد اور نمیدہ کی موجودگی میں وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ ایک بار ہاتھ کھینچا مگر ناکامی ہوئی۔ اس نے دوسری ہتھیلی پر بھی بتاشا بنا کے انگلیوں کے سیروں میں مہندی لگا دی۔ بتاشے کے گرد جڑے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے سے دل بنا کر ایک کے اندر ٹی اور دوسرے کے اندر این بنا کر اس کی ہتھیلی چھوڑ دی۔ پھر دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود نمیدہ نے زبردستی اس کے پیروں میں بھی مہندی لگا دی۔ دونوں پیر لٹکائے لٹکائے سن ہو گئے تھے۔ تقریباً سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صبح سویرے اٹھنا تھا۔ مہندی گیلی ہونے کے باعث وہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ وائٹ پائنچے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں سوکھی تھی جن کی مدد سے وہ شلوار اٹھا کر چلتی۔ سخت بے چارگی تھی۔ کلس کے پیر قالین پر مارا، تبھی دو بازوؤں نے اس کے وجود کو اٹھا لیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح بوکھلا گئی اور بری طرح دیکھنے لگی۔ وہ بڑے سکون سے زینے طے کر رہا تھا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی قریب بیٹھ گیا۔ وہ سیرت کے پیچھے ہٹی۔ مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، دوستی کر لو۔ مجھے نہیں کرنی دوستی۔ وہ تنکی، آئی ایم سوری آج، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ بیڈ سے اٹھنے لگی مگر اگلے ہی پل اس کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ کیوں نہیں سنو گی؟ 3 دن سے اجنبی بنی پھر رہی ہو۔ ہم اجنبی ہی رہتے تو اچھا ہوتا۔ پچھتا رہی ہو؟ انداز سنجیدہ تھا۔ اس کی دل گرفتگی محسوس کر کے اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ رخساروں پر آنسو لکیر بناتے چلے گئے۔ طہماس نے نرمی سے اس کا سر اپنے شانے پہ رکھ لیا۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ بس کرو ہنی۔ اس کی انگلیاں بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ آئی ایم سوری ہنی، بدقسمتی سے میں ان مردوں میں سے ہوں جنہیں دبی دبائی بیوی اچھی لگتی ہے، جنہیں قابل بیوی ہضم نہیں ہوتی۔ پھر میں نے تو شروع سے سب کی غیر معمولی توجہ حاصل کی تھی اور تم نے ایک دم مجھ سے سب چھین لیا۔ مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ سب تمہیں سراہتے تھے، تمہیں اولیت دینے لگے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میری پرسنالٹی کہیں پس پردہ ہوتی جا رہی ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ میں غلطی پر تھا۔ میں نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے یہی دیکھنے کو ملا کہ ہمارے گھر میں دادی کا حکم چلتا تھا۔ بابا دادی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے چلتے تھے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کبھی کسی ایکٹیویٹی کی پرمیشن مانگتی تو بابا سے پہلے دادی انکار کر دیتی اور مجھے دل مار لینا پڑتا تھا۔ دادی پرانی خیالات کی مالک تھی۔ غیر نصابی ایکٹیویٹی سے ہٹ کر میں نے اسٹڈی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا کیونکہ سیر و تفریح دادی کی نظر میں اچھی لڑکیوں کا شیوا نہیں تھا۔ رضائے الہی سے دادی کا انتقال ہو گیا۔ دھیرے دھیرے مجھے گھر میں ایک اہم مقام حاصل ہوتا گیا۔ بہن بھائی ماما بابا سب مجھ سے زیادہ کلوز ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں تعلیم کا فقدان تھا جبکہ بابا چاہتے تھے کہ ان کے بچے سب میں آگے رہیں۔ اپیا نے باوجود کوشش کے انٹر سے آگے نہیں پڑھا مگر میرا انٹرسٹ تھا۔ بابا کو میری یہی بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات مجھ سے ڈسکس کرتے، مجھ سے ایڈوائس لیتے کیونکہ ان کی نظر میں سمجھدار تھی۔ انہی باتوں نے مجھے بابا سے قریب کر دیا۔ سب بابا سے ڈرتے تھے مگر میں ان کا احترام کرتی تھی۔ وہی تفریح جن سے مجھے روک دیا گیا تھا، بابا سے اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے میں انہی تفریح کے لیے فائٹ کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے میرا دل خراب ہوتا تھا ان کے بھی ہوں۔ چھوٹے بہن بھائی سے میں نے بڑی بہن کا نہیں دوست کا رشتہ رکھا تھا تاکہ وہ کوئی بھی بات شیئر کرتے ہوئے نہ جھجکیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جذباتی عمر میں ہمیں ایک ایسے شخص کی خواہش ہوتی ہے جس سے دل کی باتیں کی جا سکیں۔ ماں ہمارے بہت قریب ہوتی ہے مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ڈسکس کرنے میں ہمیں حجاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہن بھائی کو خوش دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ پھر میری زندگی میں نیا رنگ آیا اور میں آپ کی جیون ساتھی بن گئی۔ مجھے سسرال کی گھریلو جھگڑے سے سخت نفرت تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ایک مثالی بیوی اور بہو بنوں گی۔ پھر آپ محبت کے بیج بوئیں تو کانٹے تو نکل ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک آئیڈیل سسرال ملا۔ مما پاپا عباد نمیدہ آپ سبھی نے مجھے محبت کی پھوار میں بھگو دیا۔ مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں اس گھر میں نہیں ہوں۔ سب نے مجھ سے کبھی رائے مانگی تو مجھے لگا یہی
मेरा घर है, इसे संवारना निखारना मेरा काम है। फिर आपको कब लगा तहमास कि मैं आपको लेट डाउन कर रही हूँ? मेरी इस घर से निस्बत आपके वसीले से है, फिर मैं आपको लेट डाउन कैसे कर सकती हूँ? सबकी नज़र में मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिश को अव्वलियत है, तो मेरी नज़र में आप अहम हैं। फिर उसकी आवाज़ रुंध गई। तहमास मोइज़ मज़ीद शर्मिंदा हो गया। कितनी हीरे जैसी लड़की थी और वह उसे पत्थर समझता रहा। मैं इस घर के मकीन का बुरा कब चाह सकती हूँ तहमास? इस घर के मफाद से तो मेरा मफाद वाबस्ता है ना। और वो अयास, बस खामोश हो जाओ, मैं जान गया हूँ। तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत तो की, मगर कभी तुम्हें समझने की कोशिश ना की। आई एम सॉरी डियर। उसने बड़े बड़े हाथ उसके सामने जोड़ दिए। वह यकटुक उसके बंधे हाथ और उसके चेहरे को देख रही थी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आँखों और चेहरे पर नदामत और मोहब्बत के रंग गहरे थे। अपने हिनाई हाथों से उसके बंधे हाथ खोल दिए। हथेली की मेहंदी सूख चुकी थी। वह नरमी से उन्हें झाड़ रहा था। तुमने कल के लिए क्या खरीदारी की? कुछ नहीं। फिर कल क्या पहनोगी? मामा 2-3 सूट लाई हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। बिल्कुल नहीं। उसने साइड पे रखा डिब्बा उठाकर उसकी गोद में डाल दिया। तुमने कहा था ना वही सूट पहनोगी जो मैं लाऊंगा। डिब्बा खोलकर उसके सामने किया। अंदर कॉपर कलर की बेहद हसीन साड़ी थी, मैचिंग चूड़ी, जूतों समेत। कैसा है? आप प्यार से जहर भी ले आए तो वो भी मुझे अमृत लगेगा। तुम फिर से मुझे मगरूर बना रही हो। शौकी से गोया हुआ कॉपर चूड़ियाँ पहना रहा था। चूड़ियाँ पहनाकर फ्रिज से गजरे निकाल लाया। गजरे? वो बेतरह खुश हुई। जानता था उसे मोतिया के गहनों से इश्क है। सूख जाएंगे, सुबह को पहन लूँगी। वो कलाइयों में गजरे बांध रहा था जब वो गोया हुई। सुबह के लिए और पड़े हैं, ये अभी के लिए हैं। दिलनशी अंदाज और आंखों के खफीफ इशारे पर वो झींक गई। आप फिर मुझसे कभी बदगुमान नहीं होंगे ना? अपनी तरफ से उसका ध्यान हटाने को बोली। सोचूंगा, शाहाना जवाब था। तब के वो बेड से उठ गई। उसने हिना, चूड़ियों और गजरे वाला हाथ थाम लिया। नहीं मेरी जान, क्योंकि मैं जान गया हूँ कोई किसी की शख्सियत पर हावी नहीं हो सकता, कोई किसी की जगह पुर नहीं कर सकता। हर चीज़ का मुतबादिल है मगर इंसान का नहीं। हर इंसान अपनी ज़ात में अंजुमन है। तुम्हारी तारीफ़ मेरी तारीफ़ है। हम 2 जिस्म मगर एक जान है। कोई और डायलॉग बोलूं या यही काफ़ी है? शरीर नज़रों से इस्तफसार हुआ। वो झूठी खुफकी से भवें तन गई। एतबार तो उसे आ ही गया था मगर फेस एक्सप्रेशंस हनूज सख्त बनाए थे। वो भी चीटर था, सब जान गया। हर रोज़ ईद सनम, हमसे दूरियां कैसी, ज़रा करीब तो आओ कि ईद आई है। कलाई को ज़ोरदार झटका दिया था, वो संभल ही ना सकी। अब लग रहा है ना ईद करीब है। अंदाज बेहद शरीर था। उसके कुशादा सीने पर उसने मुक्कों की बारिश कर दी। अपनी सोच के बाइस वो कभी भरपूर खुशी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हुआ था। एक ज़रा अंदाज़े फ़िक्र बदलने से मुसर्रतों ने उसके दिल में हमेशा के लिए क़याम कर लिया। हयात के रंग खिल उठे थे। चंद घंटों की दूरी पर ईद दस्तक देने वाली है। कम से कम ईद मुबारक तो कह दो। उसकी तरफ झुके शरारत कर रहा था। सुकून से रहने के लिए उसे कहना ही पड़ा, ईद मुबारक। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपने बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.